डियर स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला में सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारे अतीत पुस्तक का लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। उसमें जानकारियाँ जुटाएंगे कि किस तरह से प्राचीन काल में राजाओं का चुनाव होता था, किस तरह से लोग अपने राजा के प्रति जो थे वो निष्ठावान होते थे और राजा के अपनी प्रजा के प्रति क्या क्या कर्तव्य होते थे, उसके बारे में आप जो है वो इस वीडियो में जानकारियाँ जुटाएंगे। तो चलिए अपनी पुस्तक को खोलते हैं और आगे का अध्याय जो है वो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपका लेसन है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। कहानी की शुरुआत हम करते हैं। एक लड़का है शंकरन। जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके नाना नानी जो है वो वोट डालने के लिए जा रहे थे। दरअसल वे एक चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन ये जानना चाहता है कि आखिर वो इतने उत्साहित क्यों हैं। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और वो कहते हैं कि आज हम जो हम वो अपने शासक या राजा का चुनाव करने जा रहे हैं। तो उसके मन में ये संशय पैदा हो जाता है कि राजा का चुनाव हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या ये हमेशा से ऐसे ही होता आ रहा है। उसके मन में जो थे वो बहुत सारे प्रश्न थे। तो चलिए बच्चों, कुछ एक को हम डिस्कस करते हैं और आगे लेसन को बढ़ाते हैं। कुछ लोग जो है वो शासक कैसे बने। लगभग 50 बरस पहले हम अपने शासकों का चुनाव जो है वो मतदान के जरिए ही करते आ रहे हैं इन 50 वर्षों से। लेकिन बहुत पहले लोग जो है वो अपने राजा का चुनाव कैसे करते थे, ये लोग राजा या शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में ये पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः यानी कि लोगों के द्वारा चुने जाते थे, यानी कि लोकतंत्र होता था। परंतु आज से लगभग करीब 300 वर्ष पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए और कुछ लोग जो थे वो बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके भी राजा बन जाते थे और अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करते थे। इसी कड़ी में आता है एक अश्वमेध यज्ञ, जिसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा, या फिर पुराने जो हमारे धार्मिक धारावाहिक आते हैं, रामायण महाभारत इत्यादि, उसमें आपने देखा भी होगा। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन होता था बच्चों, जिसमें यज्ञ के पश्चात जो है वो एक घोड़े को सजा धजा कर जो है वो खुले रूप से छोड़ दिया जाता था घूमने के लिए। उसे जहां मर्जी वो जाए वहां पर छोड़ दिया जाता था और उसके साथ साथ जो है वो राजा के कुछ सैनिक जो थे वो उसके साथ चलते थे। जहां भी घोड़ा जाता था वो इलाका जो है वो राजा का माना जाता था और जिस भी राज्य में या जिस भी गांव में, जिस भी नगर में ये घोड़ा चला जाता था वो इलाका राजा का होता था। अगर वहां का राजा उस घोड़े को पकड़ लेता है या फिर अपने क्षेत्र में आने नहीं देता है तो फिर उसे जो राजा के जो सैनिक साथ में चले हैं उनसे लड़ाई करनी पड़ती थी और अपनी विजय हासिल करनी पड़ती थी। अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब होता था तो जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ छोड़ा है वो इलाका या वो प्रदेश उसी का हो जाता था। अगर कोई राजा अपने इलाके में उस घोड़े को आने देता है तो ये मान लिया जाता था कि उस राजा ने अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार कर ली है, उसे अपने से ज्यादा शक्तिशाली मान लिया है।
और फिर उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और वो अपने साथ फिर उपहार इत्यादि लेकर उस राजा के यज्ञ में जाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था उसी राज सिंहासन में, यानी कि या फिर शेर की जो खाल होती थी उसके ऊपर खास तौर से बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी जो है वो उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों और अन्य गुणों का गुणगान करता था। राजा के सगे संबंधी, खास तौर से उसके रानियां, पुत्र इत्यादि और भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे, वो सब उनमें हिस्सा लेते थे। सारे के सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ को देखना होता था, उसकी प्रक्रिया को देखना होता था। और राजा के ऊपर जो था वो पुरोहित पवित्र जल इत्यादि का छिड़काव करते थे और इस अनुष्ठान को पूरा करते थे। साथ में जो आए हुए जो शहर के मुख्य लोग होते थे जिन्हें कि वैश्य कहा जाता था, सामान्यतः ये लोग जो थे वो राजा को उपहार इत्यादि लाते थे। जिन्हें कि पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें इन यज्ञों में आने की कोई अनुमति नहीं होती थी, उन्हें नहीं बुलाया जाता था। आगे देखते हैं बच्चों हम वर्ण व्यवस्था के बारे में, जिसके बारे में आपने एक छोटा सा हिस्सा यहाँ देखा कि एक तो हो गया ब्राह्मण जो उस यज्ञ को करवाता था, दूसरा राजा जो कि क्षत्रिय इससे आता था, जो आम जनता होती थी जिसमें कुछ ये होते थे जो व्यावसायिक वर्ग जो था जिसे कि वैश्य कहा जाता था या विश्व भी कहा जाता था, वो होते थे तीसरे नंबर पर। और चौथे वो जिन्हें कि यज्ञों में आने की इजाजत नहीं थी, यानी कि शूद्र, उन्हें यज्ञों में शामिल नहीं किया जाता था। इस वर्ण व्यवस्था को हम डिटेल से देखते हैं आगे। बच्चों, जब उत्तर भारत में खास तौर से गंगा यमुना के क्षेत्र में बहुत सारे ग्रंथ जो थे वो लिखे गए, जिसमें सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, इसके बाद जो है वो उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इत्यादि। इन्हें जो है वो पुरोहितों के द्वारा लिखा गया। इसमें बहुत सारे यज्ञ, हवनों इत्यादि के बारे में तथा विभिन्न अनुष्ठानों के बारे में जो वो उनकी विधियों के बारे में और उनको कैसे करना है, करवाना है, उसके बारे में लिखा गया है। उस समय समाज में कई समूह शामिल थे, जिसमें पुरोहित थे, योद्धा थे, कृषक थे, पशुपालक थे, व्यापारी, शिल्पकार, मछली पकड़ने वाले, श्रमिक इत्यादि बहुत सारे लोग थे। जहाँ कुछ पुरोहित जो थे तथा योद्धा जो थे वो वैभवशाली थे, उनका रुतबा अच्छा होता था अपने समाज में। वहीं कुछ कृषक और व्यापारी धनवान भी थे तथा दूसरे जो पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले इत्यादि कुछ गरीब लोग भी होते थे। पुरोहितों ने जो है वो लोगों को 4 भागों में, वर्णों में विभाजित किया था, जिन्हें कि वर्ण भी कहा जाता है, यह वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। इसके अनुसार जो वो प्रत्येक वर्ण को अलग अलग कार्य दे दिए गए थे। पहला स्थान जो था वर्णों में वो ब्राह्मणों का आता था, जिनका काम होता था कि वेदों को पढ़ना, उनका अध्ययन करना और अध्ययन करवाना, पढ़ना और पढ़ाने का काम इनका था। साथ में इसके बदले में वो लोगों से या जिन्हें पढ़ाया जाता था उनसे उपहार इत्यादि लेते थे। दूसरा स्थान जो था वो क्षत्रियों का आता था, जिनका काम होता था युद्ध करना और अपने लोगों की दूसरे शत्रुओं से रक्षा करना। तीसरा स्थान जो था वो विश्व यानी कि वैश्य, ये लोग जो थे वो ज्यादातर कृषक, पशुपालक और व्यापारी होते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही ये यज्ञ इत्यादि में करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान जो था वो शूद्रों को दिया गया था और इनका काम है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना, और इन्हें जो है वो कोई भी यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि करने का अधिकार इत्यादि नहीं दिया गया था। प्राय औरतों की स्थिति भी उस समय के समाज में दयनीय थी, यानी कि शूद्रों के समान ही थी। उन्हें भी वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। पुरोहितों के अनुसार जो है वो सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर ही हो जाता है, जो जिस वर्ण में जन्म लेगा वो उसी का माना जाता था। कुछ लोग जो थे
समाज में अछूत वर्गों में भी कुछ शिल्पकारी, शिकारी, भोजन संग्राहक इत्यादि थे। साथ ही इनमें से वे लोग भी आते थे जो कि शवों इत्यादि का संस्कार करते थे, दफनाते थे या जलाते थे। इन लोगों के संपर्क में आने पर जो है वो उपरोक्त तीनों वर्ण जो थे वो अपने आप को अपवित्र मानते थे। कई लोगों ने जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से ऊपर मानते थे या श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जो है वो जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण की विधि को सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवस्था के आधार पर लोगों के बीच जो है वो भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग जो थे वो ये चाहते थे कि जो अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार है वो सभी को होना चाहिए। कुछ लोगों ने जो है वो छुआछूत की आलोचना भी की है। इस उपमहाद्वीप में पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कि कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत ही सीमित था। तो यहाँ आपने देखा कि हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था जो थी वो किस तरह से स्थापित थी। तो बच्चों, आशा है कि आपको वीडियो समझ आया होगा और आप दिए गए कार्यपत्र को अवश्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।